हेलो साथियों, नमस्कार। मैं पारस कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस फ्री एजुकेशन में। और आज इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से कहा गया है, उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित नहीं है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या है? उत्सर्जन तंत्र का जो संबंध है वो कान से नहीं है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं जिससे कि आपको और भी क्लियर हो जाए। कहा गया है, शरीर का वह अंग जहाँ से अपशिष्ट तत्वों का उत्सर्जन होता है उसे उत्सर्जी अंग कहा जाता है। जैसे क्या है, वृक्क से क्या है, मूत्र का उत्सर्जन होता है। फेफड़ों से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 का उत्सर्जन होता है। और जो त्वचा या स्किन है, इससे क्या है, पसीने का उत्सर्जन होता है। लेकिन कान से क्या है, किसी का भी उत्सर्जन नहीं होता है। कान बल्कि कान क्या है, कान एक ज्ञान इंद्री है। क्लियर? चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग है। बताना है आपको वर्षा जल संचयन। प्रश्न अच्छे से समझना है आप लोग। वर्षा जल संचयन का बताना है सबसे प्रमुख उपयोग इसमें से किसमें है। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना है ऑप्शन ए, सिंचाई में। ठीक है, इसकी व्याख्या भी देखेंगे जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए कहा गया है, वर्षा जल संचयन का सबसे मुख्य उपयोग सिंचाई करना है। वर्षा जल को बड़े बड़े टैंक एवं गड्ढों में इकट्ठा कर लिया जाता है तथा उसे आवश्यकता अनुसार कृषि कार्य में सिंचाई या इरिगेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करना। निम्न में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम में आता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कोलिफॉर्म जीवाणु क्या है, जल प्रदूषण सूचक के रूप में काम आता है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। कहा गया है कि कोलिफॉर्म जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वर्ष 1920 में अमेरिका में सर्वप्रथम यह सूचक के रूप में प्रयोग किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है। बताना है आपको गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट क्या कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना होगा मालाबार। ठीक है, गोवा के दक्षिण का जो पश्चिमी घाट है वो मालाबार तट कहलाता है। और आप लोग ध्यान रखें इसके साथ साथ कि महाराष्ट्र एवं गोवा के तटीय भागों को कहा जाता है कोंकण तट, और जो उड़ीसा के समुद्र तटीय भाग हैं उनको कहा जाता है उत्तरी सरकार। और यहाँ पर जो कन्नड़ है, ये कन्नड़ क्या है, कर्नाटक राज्य की राज्य भाषा है। लेकिन जो गोवा का दक्षिणी पश्चिमी घाट है वो कहलाता है मालाबार तट। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तंबाकू की आदत किससे होती है। बताना है आपको तंबाकू की आदत किससे होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आदत है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर अपना वो हो जाएगा ऑप्शन सी, निकोटीन। कई बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान रखना। देखिए कहा गया है, तंबाकू के नियमित सेवन से उसमें उपस्थित निकोटीन के कारण क्या है, तंबाकू खाने की आदत हमें पड़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में क्या है। कहा गया है, पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि निम्न में से कौन सी है। बताना है आपको कि यदि आपको पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाना है तो सबसे या प्रभावशाली विधि बताना है इसमें से कौन सी होगी। ऑप्शन ए में कहा गया भ्रमण, बिल्कुल सही है। बागवानी भी बिल्कुल सही है, और समूह कार्य। तो यहाँ पर हम देखें ABC सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्योंकि क्या है, इन विधि के अंतर्गत क्या है, बालक उत्सुकता पूर्वक शिक्षण ग्रहण करता है इन तीनों ही विधियों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। कहा गया है कि पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि है। बताना है आपको पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि कौन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना होगा ऑप्शन डी, प्रयोगशाला विधि। ठीक है, ध्यान रखिए, पर्यावरण शिक्षण की सबसे प्रभावशाली विधि प्रयोगशाला विधि है। इस विधि में क्या है, ज्ञान की प्राप्ति स्वयं द्वारा प्रयोग करके
की जाती है, ठीक है, प्रयोगशाला विधि में। चलिए अगला क्वेश्चन है इसके बाद, दूध से दही का बनना है, दूध से दही बनता है, बताना यह कौन सा परिवर्तन होगा। तो दूध से दही का बनना यह एक रासायनिक परिवर्तन है, जो ऑप्शन बी में कहा गया है, ये बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन के तहत किसी नए पदार्थ की प्राप्ति होती है, परंतु नए पदार्थ से मूल पदार्थ की प्राप्ति नहीं की जा सकती। जैसे क्या है, हम दूध से दही तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम यदि पुनः चाहें दही से दूध बनाना तो ऐसा नहीं हो सकता। ये किसमें होता है, रासायनिक परिवर्तन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेंगू रोग का वाहक है, बताना है आपको डेंगू रोग का वाहक कौन सा मच्छर होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना ऑप्शन ए, एडिज मच्छर। एडिज मच्छर क्या है, डेंगू रोग का वाहक होता है। कहा गया है डेंगू रोग एडिज मादा मच्छर से होता है, यह एक विषाणु जनित रोग है। इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, आंखों में सूजन, सिर एवं जोड़ों में दर्द होता है, इसलिए डेंगू को क्या है, हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन इसके बाद, ऊन प्राप्त होती है, बताना है हमें ऊन किससे प्राप्त होती है। सभी लोग इनके आंसर भी देते जाएं और आप लोग देखें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो देखिए जो हमें ऊन प्राप्त होती है वो भेड़ से होती है, ऊंट से होती है एवं याक से होती है। जो ऑप्शन ए में कहा गया है ये बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसके बाद में, मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका क्या कारण है, बताना है आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। मानव शरीर क्या है, हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है। तो यहाँ पर हम देखें ऑप्शन बी में कहा गया है लंबे समय तक शराब का सेवन करने से, ये बिल्कुल सही आंसर है। यदि आप लंबे समय तक शराब का सेवन करते हैं तो क्या है, जो शरीर होता है मानव शरीर, उसके हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है। कहा गया है लंबे समय तक शराब सेवन लिवर सिरोसिस नामक रोग होने के परिणाम स्वरूप हड्डियों का जो ढांचा मात्र रह जाता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य नगरी नाम है, बताना है सूर्य नगरी किसे कहा जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन डी, जोधपुर को। कहा गया है राजस्थान के जोधपुर जिले को सूर्य नगरी के उपनाम से जाना जाता है। जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और जोधपुर की स्थापना 1459 ईस्वी में राजपूत शासक राव जोधा ने की थी। ठीक है, ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में आ चुका है। सूर्य नगरी किसे कहा जाता है, जोधपुर को। चलिए अगला क्वेश्चन है इसके बाद, निम्न में से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं है। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं वायु से संबंधित, बताना है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए में कहा गया है वायुयान उड़ते हैं, बिल्कुल सही है। वायु में भार होता है, बिल्कुल सही है, वायु में भार होता है। वायु स्थान घेरती है, ये भी सही है। फिर ऑप्शन डी में कहा गया वायु में रंग होता है, तो ये गलत लिखा है, क्योंकि वायु एक रंगहीन होती है, वायु में कोई भी रंग नहीं होता। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है, बताइए आप लोग इसमें से मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखें हम, मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना, ये होता है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना क्या है, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसका वेग अधिकतम है, बताना है इसमें से हवा, जलधारा, ध्वनि या फिर प्रकाश, बताना है किसका वेग अधिकतम है। तो देखें यहाँ पर जो राइट ऑप्शन डी में कहा गया है प्रकाश, ये बिल्कुल सही है, प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम है। कहा गया है ब्रह्मांड में अब तक सबसे ज्ञात तेज गति प्रकाश की होती है। प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है, निर्वात में प्रकाश की जो चाल है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है।
ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। कुत्ता मछली का आवास है। बताना है आपको कुत्ता मछली का आवास कहाँ पर है, नदी में, तालाब में, झील में या कहीं समुद्र में। तो जो कुत्ता मछली है इसका जो आवास है वो है कहाँ पर, समुद्र में। जो हमें ऑप्शन डी में कहा गया ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है कुत्ता मछली समुद्री शार्क परिवार से संबंधित है। यह मछली खारे पानी में पाई जाती है तथा जो इनका जो आवास है वो समुद्र होता है। चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कहा गया है पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है। बताना इसमें से पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन हैं। देखिए यहाँ तो नाम से स्पष्ट हो रहा है जो पल्स पोलियो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है वो था पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। क्या था, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन मतलब खत्म करना। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए कहा गया है पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत 1988 में हुई थी। कब की हुई थी, 1988 में हुई थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना था। और आपको बता दें 24 फरवरी 2012 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। ध्यान रखिए डेट, आप एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत को पोलियो मुक्त घोषित कब किया गया, तो कब किया गया था, 24 फरवरी 2012 को। ठीक है, तो डियर साथियों इस क्लास में हमने इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। मुझे उम्मीद है आपको क्लास जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आप लोगों ने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं इसका जो आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।